डेट है 15 जनवरी 2022। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो कल संडे है, संडे को पीआईबी एनालिसिस नहीं आता है। हालांकि हमारी करंट अफेयर्स और वोकैब क्लासेस आएंगी, लेकिन पीआईबी संडे को अवेलेबल नहीं रहता है। तो पहले 14 को मकर संक्रांति पड़ गया, तो मैंने सोचा कि 15 को पीआईबी, क्योंकि आर्टिकल कम थे ना लूँ, तो मैंने पुराने कुछ आर्टिकल इकट्ठा किए और वापस से 6 आर्टिकल कंप्लीट किए। मैंने सोचा थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनी रहे, तो आप लोगों को लगा रहेगा कि हाँ। लेकिन संडे को पीआईबी नहीं आती, ये याद रखिएगा आप। आज का पीआईबी का पहला आर्टिकल है। श्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि जो ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड है, ये उन स्टार्टअप्स पर फोकस करना चाहिए जो स्टार्टअप टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज आते हैं। ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड, देखिए सी पीयूष गोयल, इन्होंने ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड इस पर बात की कि भैया ये जो फंड है, स्टार्टअप जो ऐसे शहर से आ रहे हैं जैसे टीयर 2 या टीयर 3 सिटी से, उनको वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करनी चाहिए। हाल ही में ग्लोबल वेंचर फंड कैपिटल, ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड्स, क्या ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड्स की 4th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। ऑर्गेनाइज किसने की है? डीपीआईआईटी ने, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो डीपीआईआईटी ने 4th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की है ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड की। पीयूष गोयल जी ने कहा है कि भैया ये जो वेंचर कैपिटल फंड है, ये टीयर 2 टीयर 3 जैसी सिटीज़ में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए। ये जो हमारी ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड पर 4th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, पर्पस क्या है? स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर करना। देखिए हमारे मिनिस्टर जी ने कहा है कि इंडिया में 61,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं जो कि 55 इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ये जो 61,000 स्टार्टअप हैं, इनमें से 45% क्या है? टीयर 2 टीयर 3 से सिटी से आते हैं, और 45% जो स्टार्टअप हैं उसमें वुमेन जो है डायरेक्टर हैं। तो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम बेहतर है। पीयूष गोयल जी ने कहा है कि ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड ये टीयर 2 टीयर 3 के जो सिटीज़ हैं उनके स्टार्टअप पर फोकस करना चाहिए। अभी तक 75 वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्टर जो है डिफरेंट कंट्रीज से इंडिया में पार्टिसिपेट कर चुके हैं स्टार्टअप्स को फंडिंग देने के लिए। बाकी ये जो राउंड टेबल डिस्कशन हुआ है हमारा, किस पे हुआ है? ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड पर। उसमें और कई सारे इशू हैं जैसे एसडीजी, डिजिटल इंडिया आउटलुक, इन सब पर भी बात की गई। साथ ही साथ इंडिया में बेहतरीन इकोसिस्टम क्रिएट करना है अपॉर्चुनिटी के लिए 2047 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम तो लॉन्च कर दिया 2015 में। कहाँ से? रेड 4 नई दिल्ली से। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का टारगेट था कि देश में 75 स्टार्टअप जो हब हैं उनको बनाया जाए। इंडिया 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है आफ्टर यूएसए एंड आई थिंक यूके होगा, कोई होगा, लेकिन यूएसए टॉप पे है। ठीक है, इंडिया में जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एनुअल ग्रोथ है वो 12 से 15% है। बेंगलुरु इंडिया में देखिए बेस्ट है। इंडिया की सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को, अमेरिका की और वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली कहते हैं कैलिफोर्निया को। ठीक है, कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी 2019 में, स्टार्टअप जीनोम प्रोजेक्ट रैंकिंग, क्या स्टार्टअप जीनोम प्रोजेक्ट रैंकिंग। इस दौरान जो बेंगलुरु था वर्ल्ड का 20 लीडिंग स्टार्टअप सिटीज़ में से एक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, इन्होंने फिशरीज स्टार्टअप ग्लैंड चैनल लॉन्च कर दिया है। देख लेते हैं क्या है। जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज लॉन्च कर दिया। फिशरीज स्टार्टअप ग्लैंड चैलेंज पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि फिशरीज या फिर एक्वाकल्चर सेक्टर में ऐसे स्टार्टअप्स को खोज निकालना जो कि इस फील्ड के लिए नहीं, फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएं। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज द्वारा ये फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के लिए 3.44 करोड़ दिए गए। कितने? 3.44 करोड़ दिए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज द्वारा। फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज होने जा रहा है इन्वेस्ट इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के सहयोग से। इसमें 12 विनर चुने जाएंगे जिनको 2 लाख रुपए का कैश ग्रांट मिलेगा। इन 12 में से 10 जो है शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे जिनका आइडिया अपना वास्तविक रूप लेगा। फाइनल राउंड की बात करें ग्रांट की, तो 20 लाख रुपए जनरल कैटेगरी के जो स्टार्टअप होल्डर्स हैं उनको मिलेगी, और बाकी आपका 30 लाख रुपए SC ST वुमेन को मिलेगी। उसके अलावा जो फिशरी सेक्टर है हमारे इंडिया में, आपको पता ही है, इनलैंड और जो ऑफशोर फिशरीज है वो दोनों ही हमारे इंडिया में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। कई सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिए, जैसे फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 2018-19 में आ गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिर 2024-25 के लिए आ गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कहा गया कि 22 मिलियन टन फिश प्रोडक्शन करना है 2024-25 तक, जिससे 55 लाख जॉब जो है क्रिएट होंगी। एक्सटेंशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें क्या हो 1.0 लाख से लेके
1.6 लाख तक का लोन कोलेटरल फ्री दिया जाता है। ये है आपका एक्सटेंशन ऑफ केसीसी कार्ड, देख लीजिए, प्रोसेसिंग फीस इन सब के बिना 1.6 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। बात की जाए अगर फिश प्रोडक्शन की, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर है फिश का। फिश प्रोडक्शन की बात की जाए तो एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया में 7.7% है। तो ये देख लीजिए, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का और फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। 2019-20 में जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आया, उसने बताया कि इंडिया में जो 58% आउटपुट आ रहा है अभी तक, वो फिशरीज के सेक्टर से आ रहा है। कहाँ पर? इनलैंड पोटेंशियल की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया यूएस ट्रेड कॉमर्स। मैंने कहा था आपसे पीछे की न्यूज़ बने ली है, तो ये देखिए 8 जनवरी की न्यूज़ है। इंडिया यूएसए ट्रेड कॉमर्स हुआ है 2 vs 2 एग्री मार्केट एक्शन एक्सेस इशू। देखिए यूएसए की जो ट्रेड मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे हैं कुछ समय के लिए, तो इंडिया और यूएसए के बीच में 12वीं मीटिंग हुई है, इंडिया यूएसए टीपीएफ मीटिंग। क्या? ट्रेड पार्टिसिपेशन या फिर फैसिलिटी कुछ भी हो, 12वीं मीटिंग हुई है इंडिया यूएसए टीपीएफ मीटिंग। इस दौरान 2 vs 2 एग्री मार्केट एक्सेस इशू पर बात की गई। देखिए इंडिया से मैंगो और पोमेग्रेनेट इनका एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा जनवरी फरवरी 2022 में। काफ़ी समय से मैंगो का एक्सपोर्ट जो है बाधित था, क्योंकि यूएसए की जो फूड सिक्योरिटी एजेंसी है वो मैंगो को परमिशन नहीं दे रही थी। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने क्या किया है, इंडिया में पिग्स का मांस यानी पोर्क बेचने की बात की है, वो बाद में देखेंगे, पहले देख लीजिए। पिछले 3 वर्षों में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का, वो 41.25 बिलियन के आसपास रहा, जो कि 17.34% की ग्रोथ दिखाता है। बाकी ये आपसे इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है इन्होंने 2020-21 में पिछले साल से 28.36% की ग्रोथ दिखाई है। ये वो सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर कमोडिटी जाता है। अच्छा, एग्रीकल्चर टॉप 3 कमोडिटीज़ कौन सी हैं एक्सपोर्ट हो रही? नॉन बासमती राइस, बुफेलो मीट, बासमती राइस, याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, उससे पहले ये देख लीजिए, इंडिया और यूएसए का जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग 89 बिलियन डॉलर, कितना है? 89 बिलियन डॉलर है। यूएसए के साथ इंडिया का जो ट्रेड है वो सरप्लस है, यानी हम एक्सपोर्ट अधिक करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। इंडिया का जो ट्रेड प्लस है यूएसए के साथ वो बढ़कर हो गया है 17.42 बिलियन डॉलर, कितना? 17.42 बिलियन डॉलर। यूएसए इंडिया के लिए 6 लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया यूएसए के लिए 6 लार्जेस्ट सप्लायर है, 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। बाकी कुछ पढ़ने वाला खास है नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देख लें। पीयूष गोयल जी ने कहा है जो स्टार्टअप्स हैं वो ग्रामीण एरिया में माइक्रो इंटरप्राइज को हेल्प करने चाहिए या फिर एंटरप्रेन्योर्स को। उसके अलावा पीयूष गोयल जी ने 16वीं इंडिया डिजिटल समिट को एड्रेस किया। इंडिया डिजिटल समिट जो कि 16वां एडिशन है, उस दौरान लीप LEAP जो लीप मंत्र है इसको भी अनवील किया। एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि लीप किससे रिलेटेड है, या फिर इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो लीवरेज, इनकरेज, एक्सेस एंड प्रमोट। क्या है? लीवरेज, इनकरेज, एक्सेस एंड प्रमोट। स्टार्टअप प्रमोशन से रिलेटेड है लीप प्रोग्राम। किसने लॉन्च किया है? जो आपके पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने। यहाँ देख लीजिए, पीयूष गोयल जी ने कहा है कि भैया रूरल एरियाज में जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स को उनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म का वो यूज़ कर सकते हैं अपने सारे प्रोडक्ट के लिए। हाल ही में वो एड्रेस कर रहे थे 16वीं इंडिया डिजिटल समिट को। इस दौरान इन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया मिशन को 6 वर्ष हो गए हैं। 6 वर्षों में इंडिया में 82 यूनिकॉर्न आई हैं। यूनिकॉर्न मतलब जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर हो। इंडिया में वर्ल्ड की 3 यानी थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। 60,000 स्टार्टअप्स हैं DPIIT द्वारा रजिस्टर्ड किए गए। तो थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न कंपनी इंडिया में है। 2018-2021 के बीच में 6 लाख जॉब क्रिएट किए गए हैं। 2 लाख जॉब जो है अकेले स्टार्टअप से आई हैं लास्ट ईयर। 6 साल हो गए हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को। 6 साल हो गए हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था 2015 में। इसमें भारत नेट आता जाता है, स्टार्टअप इंडिया आता है, सब कुछ आ जाता है। पर्पस क्या है? पर्पस ये देख लीजिए आप, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, गवर्नेंस, डिजिटल एम्पावरमेंट। उसके अलावा इतना ही दिया है बस। ये है आपके विजन एरिया, गवर्नेंस एंड सर्विस, डिजिटल एम्पावरमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का पार्ट। बाकी लीप याद रखिएगा आप, लीप इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत जो सेक्शन 29A है वो पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। पब्लिक नोटिस भी जारी की जाती है इसके लिए। देखिए,
रजिस्ट्रेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का है ये प्रोविज़न कर दिया गया है सेक्शन 29A के तहत, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, किसी पार्टी को रजिस्टर करवाने के लिए 30 दिन का नोटिस देना होता है पहले। मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स में मैंने वो चीज़ कवर की है कि जो हमारे लोकसभा इलेक्शन है या राज्य विधानसभा इलेक्शन है, उसमें एक्सपेंडिचर लिमिट बढ़ा दी गई है किसकी, इंडिविजुअल की। जैसे लोकसभा में 90 लाख तक कर दी गई है बड़े राज्यों के लिए, और छोटे राज्यों के लिए 70 लाख कर दी गई है। वहीं विधानसभा में जो ये बड़े राज्यों के लिए लिमिट है वो 60 लाख कर दी गई है, छोटे राज्यों के लिए मेरे ख्याल से 25 लाख कर दी गई है, या 30 लाख, सॉरी 25 लाख 20 लाख कर दी गई है, वो आप देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर जो आप बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन में अगर आपको पार्टी को रजिस्टर करवाना है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा 3 दिन पहले। ये जो कमीशन एक्सरसाइज करता है किसी पार्टी को मान्यता देने की पावर, वो आर्टिकल 324 के तहत एक्सरसाइज करता है। आर्टिकल 324 के तहत ही आपका ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पास हुआ था। पर्पस क्या था, आर्टिकल 324 को सार्थक करना। इसके जो आर्टिकल आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, उसका सेक्शन 29A कहता है कि पार्टीज़ को अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो 30 डेज़ का प्रायर नोटिस चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर आपने पब्लिक नोटिस जारी कर रखा है 8 जनवरी 2022 से पहले, तो 7 दिन में भी आपका नोटिस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बाकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देख लीजिए, संविधान के आर्टिकल 324 से 329 तक क्या होता है, चुनाव आयोग यानी इलेक्टोरल सिस्टम आता है। इंडिया में पहला जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो 1950 में पास हुआ, ठीक है। आर्टिकल 327 में रेगुलेशन करने की बात की गई कंट्री की। सीट एलोकेशन लोकसभा और राज्यसभा का इसी के द्वारा होता है। वोटर्स का क्वालिफिकेशन आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से ही होता है। बाकी जो परिसीमन आयोग है, डिलिमिटेशन कमीशन, वो भी परिसीमन करता है आपके चुनाव आयोग के आधार पर ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पास किया। इसमें एक क्वालिफाइड वोटर ही लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसीलिए भूतनाथ मूवी में क्या था, वोटर लिस्ट से उनका नाम नहीं इरेज हुआ था, भले ही वो भूत बन गए थे। तो पता नहीं इंडिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटता है और उनकी जगह पर कोई और वोट देता रहता है। बाकी ये जो आपका कहा गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इनका जो है रिजर्वेशन कंफर्म है, इनकी जगह पर कोई और बंदा वोट नहीं लग सकता। लास्ट आर्टिकल है हमारा 58th फाउंडेशन डे मनाया गया है एफसीआई का। 58वां फाउंडेशन डे मनाया गया है 14 जनवरी को, किसका, एफसीआई का। तो एफसीआई से बहुत काम कर रहा है, देख लीजिए पीयूष गोयल जी जो कि हमारे क्या हैं, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एफसीआई को बधाई दी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि 58th फाउंडेशन डे इन्होंने मना लिया है। पीयूष गोयल जी ने कहा है कि एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 1965 में स्थापना हुई थी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड सप्लाई चेन सिस्टम है एफसीआई। आपको याद होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, तो एफसीआई बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट कर रहा है। जहां बात किया 1965 की तो 13 लाख मीट्रिक टन होता था प्रोक्योरमेंट, अब 1300 लाख मीट्रिक टन है। 1965 में क्या होता था, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे देश में वो 18 लाख मीट्रिक टन था, अब 600 मीट्रिक टन है, 600 लाख मीट्रिक टन है, ये याद रखिएगा आप। स्टोरेज कैपेसिटी देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो 1965 में 6 लाख मीट्रिक टन थी, जो कि अब 800 लाख मीट्रिक टन हो गई स्टोरेज कैपेसिटी। तो ज़रूरी है कि जो है एफसीआई 58 फाउंडेशन मना रहा है आपका 14 या 15 जनवरी के आसपास मनाया जाता है, आपको ये डेट याद रखनी है एग्जैक्ट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अब 31 मार्च 2022 तक चलेगी। इसमें क्या है, 5 केजी तक का फूड ग्रेन और 1 केजी दाल दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के इनिशिएटिव से इसको रन किया जा रहा है। इनिशियल इंस्टॉलमेंट 3 महीने के लिए किया गया है, इसमें जो यानी मार्च तक किया गया है और हर बार मार्च तक किया गया है। इस बार चौथा चरण चल रहा है आपके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का। इस बार में अगर प्रेशर बन गया तो मेरे ख्याल से हटा देंगे इसको, क्योंकि कोविड आएगा नहीं ये सोच के। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, इसके तहत 5 केजी एक्स्ट्रा आपको क्या देता है, अनाज। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारी देश की 66%, लगभग 66% पॉपुलेशन को कवर करता है, जिसमें 75% आपकी रूरल है, 50% आपकी अर्बन एरिया है। इसमें जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहता है कि सभी को टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत क्या देना है, फूड ग्रेन प्रोवाइड करना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 67% पॉपुलेशन को कवर करता है,
जिसके तहत 5 kg यानी 5 किलो आपका फूड ग्रेन देना है। और ये जो कीमत रहती है वो राइस के लिए 3 रुपये, राइस के लिए 3 रुपये पर केजी रहती है, वीट के लिए 2 रुपये पर केजी रहती है और 1 रुपये कोर्स यानी ग्रेन्स के लिए अवेलेबल रहती है। तो हमारा ये था नेशनल फूड सिक्योरिटी